हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज जबकि हम लोग 21वीं सदी में हैं और एक चौथाई बिता रहे हैं, यानी पूरी एक सदी का एक चौथाई बीत गया, और फिर भी उत्तर भारत में, खासकर यूपी बिहार, इन राज्यों में जात की राजनीति बढ़ती ही जा रही है। जो नए नए नेता आ रहे हैं वे भी जात पर ही अपनी लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते जो नफरत का माहौल बना है, उससे देश में शांति, सौहार्द, सद्भावना और संविधान सबको खतरा पैदा हुआ है। जाति आधारित नफरत फैलाने वाले बार बार ये कहते हैं कि पहले सवर्णों का राज था, ब्राह्मणों का राज था। यह सच है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे और बाद में उनके परिवार के 2 और लोग प्रधानमंत्री बने, इसलिए ब्राह्मणों का एक लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देता है। फिर नरसिम्हा राव हो या अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों लोगों का भी अगर एक एक कार्यकाल जोड़ देते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में ब्राह्मणों का कार्यकाल बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन क्या यूपी बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्रियों के पद भी ऐसे ही रहे हैं? क्या यहाँ की राजनीति ठीक वैसे ही चली है जैसे केंद्र में चली है? इसको जानते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बिहार राज्य में संविधान लागू होने के बाद, यानी 1950 से अब तक किस किस समाज के मुख्यमंत्री रहे हैं, किस किस समाज से। तो इस संदर्भ में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अब तक कुल 23 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 1950 से अगर हम चलें, 26 जनवरी 1950 से, तो अगले 3 महीने में 75 साल पूरे हो जाएंगे, 75 ईयर्स हो जाएंगे। इन 75 वर्षों में जो होने ही वाले हैं, जो अब तक कुल 23 व्यक्ति सीएम रहे हैं, उनमें 40 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। 23 लोग सीएम पद पर बैठे और मुख्यमंत्री पद पर 40 बार शपथ ली गई। जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार ली, जैसे जगन्नाथ मिश्रा जी ने कई बार ली, जैसे भोला शास्त्री पासवान जी ने कई बार शपथ ली, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी ने 2 बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, जैसे नीतीश कुमार जी ने तो बहुत बार शपथ ग्रहण की। इसलिए व्यक्तियों की संख्या जो सीएम पद पर बैठे हैं बिहार में, वह भले ही 23 है, लेकिन अब तक कुल 40 बार शपथ ग्रहण हुआ है। चलिए दोस्तों, हमें देखते हैं कि क्या कांग्रेस ने केवल ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया, और यदि बनाया तो ब्राह्मणों का कार्यकाल कितना था, किस जाति का, किस वर्ग का कार्यकाल कितना है। तो अगर मैं हिंदू बनाम मुसलमान देखूं, तो वैसे तो मुसलमानों को कभी मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं गया। लेकिन बिहार राज्य में एक बार एक करिश्मा किया है, कांग्रेस ने श्री अब्दुल गफूर खां को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। मैं बताऊंगा कि वो छात्र क्यों सड़कों पर आ गए थे, जिससे सरकार गिरी थी। दोस्तों, जब मैं इन कहानियों को सुन रहा हूं ना, तो ऐसी बजबजाती हुई राजनीति सामने आ रही है कि सबसे पहले तो यह लगता है कि 1977 में जो क्रांति हुई थी वह सिर्फ गलत मुद्दे पर ही थी, और वह केवल संजय गांधी की प्रतिक्रिया में हुई थी जो जबरदस्ती नसबंदी करवा रहे थे। इसके अलावा श्री केदार पांडे बिहार में नकल को रोक दिए थे, जबकि इनके पहले के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो नकल को खूब बढ़ावा दिए थे। तो जो मुख्यमंत्री नकल रोकेगा, विद्यार्थी उसके खिलाफ हो जाएंगे। वही विद्यार्थी केदारनाथ पांडे के भी खिलाफ हुए, और वही विद्यार्थी बाद में और बड़े नेतृत्व के साथ और बड़ी संख्या में आंदोलन करने आ गए श्री अब्दुल गफूर के समय में, और इससे इनकी सरकार गिरी, क्योंकि इनके खिलाफ छात्रों के आंदोलन को नेतृत्व दे दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। यानी उत्तर भारत के शायद ही किसी राज्य में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हो। एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री कांग्रेस ने जो बनाया था बिहार में इंदिरा गांधी के समय में, इन्हें छात्र आंदोलन के चलते, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने स्वयं किया था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो मुसलमान मुख्यमंत्री का कार्यकाल अगर देखें तो यह महज 1.25 वर्ष है। 2 जुलाई 73 से 11 अप्रैल 75 तक 1.25 वर्ष का कार्यकाल है। 75 वर्षों में 1.25 वर्ष, जो भी आप आबादी मानते होंगे ना, 15%, 18%, उनको मिला है। आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सवर्णों की। सवर्णों को कहा जाता है कि आजादी के बाद राजनीति पर सवर्णों का वर्चस्व रहा है।
तो ऐसा थोड़ा दिख रहा है। तो क्या यह सच है? और सवर्णों में भी 4 जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और क्षत्रिय। और अगर इस मुस्लिम मुख्यमंत्री को सवर्ण के लिहाज से देख लिया जाए तो इनका कार्यकाल भी सवर्णों में जोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी जब हमने मुसलमान को हिंदुओं की तुलना में देखा तो 1.25 वर्ष का कार्यकाल मुस्लिम मुख्यमंत्री के हिस्से आया है, से सब हिंदू मुख्यमंत्री रहे। अब हम सवर्ण मुख्यमंत्रियों को देखते हैं तो इसमें कुल समय लगभग 30 वर्ष, 30 वर्ष से थोड़ा कम है, 30 वर्ष तक सवर्ण मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि वर्ष 1990 से, मार्च 1990 से 2024 का आखिरी आ गया, लगभग 35 वर्षों से वहां कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं है, वहां कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। जीतन राम मांझी जी का कार्यकाल 6 महीने का, वहां कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है, वहां कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं है। तो एक ही वर्ग बचता है पिछड़े मुख्यमंत्री का। यह लगातार 35 वर्षों से वहां है। तो कुल 30 वर्षों में पहले मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह, जो सन 37 से वहां पे प्रीमियर कहा जाता था जब मुख्यमंत्री को तब थे, और देश को आज़ादी मिलने के बाद भी ये रहे। फिर जब पहला चुनाव होता है उसमें भी कांग्रेस की तरफ से ये जीतते हैं, सन 57 में भी ये जीतते हैं, और जीवन पर्यंत 31 जनवरी 1961 तक ये वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर हम 31 जनवरी को 26 जनवरी 1950 से जोड़ें तो 11 वर्ष का ये कार्यकाल इस पहले मुख्यमंत्री का रहा जो भूमिहार जात से आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इन मुख्यमंत्रियों को जात से इसलिए जाना ठीक नहीं है क्योंकि ये जात की राजनीति नहीं किए थे। उस समय समाज की राजनीति हुई थी। जात की राजनीति करके कौन आया है मैं बताऊंगा। सवर्ण मुख्यमंत्री भी आएंगे उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। दूसरा मैं जोड़ता हूं ब्राह्मण मुख्यमंत्री। ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का कुल कार्यकाल 10 वर्ष 6 माह के आसपास रहा, यानी 10 वर्ष से ज्यादा और 11 वर्ष से कम। ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले मुख्यमंत्री आते हैं श्री विनोदानंद झा। यह 1961 में बने और ये 1963 तक रहे। भूमिहार मुख्यमंत्री के तत्काल बाद श्री विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ये महज 1.5 वर्ष रहे हैं। और मैं इनके स्वभाव को संविधान के अनुकूल नहीं पाता हूं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके छद्म राजनीति का खुलासा करने के लिए, मैं नाम तो भूल रहा हूं, कोई शुक्ला जी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई थी, जिन्होंने इनके खिलाफ उनको रिपोर्ट सौंपी तो इनको हटाया गया। इसके बाद श्री कृष्ण वल्लभ सहाय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बहुत ही गजब के मुख्यमंत्री, कायस्थ समाज से आने वाले। तो मैं अभी जात के हिसाब से चर्चा कर रहा हूं, फिर चर्चा करूंगा। और एक बात यहीं पर ध्यान दिला दूं कि केबी सहाय के बाद एमपी सिन्हा, ये दोनों ही कायस्थ समाज के मुख्यमंत्री हैं। स्वभाव एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा। लेकिन अभी जातियों के आधार पर बात करते हैं तो विनोदानंद झा एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री, फिर उनके काफी दिनों बाद 1972 में बनते हैं श्री केदार पांडे। ये शिक्षा जगत से आते थे। इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने नकल पर एकदम रोक लगा दी। तो नकल शुरू कौन किया था, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये इन्होंने कई सारे कार्य किए, जैसे बिहार में 19 जिले कभी हुआ करते थे, एक झटके में संख्या बढ़ाकर 39 कर दिया, क्योंकि तब केंद्र से जो धनराशि मिलती थी वो जिलों की संख्या के अनुपात से मिलती थी। तो बिहार को राजस्व दिलाने के लिए इन्होंने जिलों की संख्या बढ़ाई थी। प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त किया, लेकिन माफिया सरकार के पीछे लगे तो इनकी सरकार को जाना पड़ा। तीसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, और महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कायस्थ मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों की झलक आपको दिखेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी में। ये भी मुस्लिम राजनीति खूब करते थे। अब वो गलत है कि सही, बात की बात है। ठीक उसी तरह से मुलायम सिंह यादव जी भी करते थे, और महामाया प्रसाद सिन्हा नकल के बहुत बड़े समर्थक थे। तो अब आप आगे की बात मत पूछिएगा, क्योंकि मैं स्वयं 1991 में हाई स्कूल पास हूं,
पूरी किताब लेकर लिखा हूं। बाद में समझ में आया उस एग्जाम के दौरान ही कि भैया नकल से पास होने से अकल नहीं खुलेगी। तो कक्षा 11 से मैंने खूब पढ़ना शुरू कर दिया और तेज विद्यार्थी बन गया। हम लोगों के समय में उस समय राम मंदिर आंदोलन और आरक्षण का आंदोलन चला था, इस नाते पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं हुई थी। खैर आगे चलते हैं। तो ये जगन्नाथ मिश्रा जी तीसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं और ये 4 बार रह लेते हैं। फिर यही देखिए यहां है बिंदेश्वरी दुबे। ये मजदूरों के बहुत बड़े नेता हैं क्योंकि ये स्वयं मजदूर थे। जी हां दोस्तों, जब सभी मुख्यमंत्रियों को आप देखेंगे तो बिंदेश्वरी दुबे ब्राह्मण होकर के बहुत लंबे समय तक मजदूरी का काम किए हैं, फिर मजदूरों के नेता बनते हैं, फिर कांग्रेस में मजदूरों के संगठन के अध्यक्ष बनते हैं और बाद में ये केंद्रीय कैबिनेट में जाकर के लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं। और इन्होंने ही बेंगलोर का जो राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी थी, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कही जाती है, जो सबसे प्रख्यात है भारत में लॉ यूनिवर्सिटीज में, उसकी स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। तो बिंदेश्वरी दुबे बड़े आदर्श व्यक्ति हैं। केदार पांडे जी आदर्श व्यक्ति हैं। श्री भागवत झा आजाद, इनकी तो बात सुनकर, कीर्ति आजाद के पिताजी हैं, और देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब बिहार में तमाम धड़ आपस में लड़ रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा राजनीतिज्ञ थे जगन्नाथ मिश्रा जी, तब वैसे में राजीव गांधी ने भागवत झा आजाद जी को भेजा था कि आप जाइए वहां सीएम की कुर्सी संभालिए। और राजीव गांधी जी ने गलती से एक लाइन और बोल दी थी कि और आपके बेटे को मैं दिल्ली में कहीं एडजस्ट कर दूंगा। इन्होंने जवाब दिया था कि माफ करिए, मेरे बेटे को आप मत एडजस्ट करिएगा, मैं ऐसी शख्सियत का आदमी नहीं हूं जो अपने बेटे बच्चों के लिए पैरवी कराऊंगा। इस मामले में कर्पूरी ठाकुर जी और भागवत जी एकदम बराबर के व्यक्तित्व के व्यक्ति मिले। कर्पूरी ठाकुर के भी बहनोई के कोई, शायद बहनोई या बहनोई का भाई उनके पास आए थे कि हमें नौकरी लगवा दीजिए, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 50 रुपए निकाल कर दिया और बोला जाओ अस्तूरा खरीद लो, कहीं दाढ़ी बाल बनाओ, दोबारा आना मत ये कहने। दोस्तों इसीलिए कहता हूं ना कि जाति धर्म की बात न की जाए। मैंने ऐसे ऐसे सीएम देखे हैं जो इतने आदर्श हैं, कायस्थ समाज से भी हैं, भूमिहार समाज से भी हैं, क्षत्रिय समाज से भी हैं, और ओबीसी समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, और उसी तरह से ठीक इनके उलट भी मैंने स्वभाव के मुख्यमंत्री देखे, कायस्थ समाज से, क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से, ओबीसी समाज से, हर समाज से अच्छे बुरे हमको मिल रहे हैं। हत्याओं की जो राजनीति चलती है बिहार में ना, मैं बहुत विधिवत वीडियो कभी बनाऊंगा, तब समझ में आएगी कि ये हत्याओं की राजनीति बिहार में इतनी ज्यादा क्यों होती है, नकल की इतनी राजनीति वहां क्यों होती है। सरकारों को बदलने के लिए वहां मर्डर करवाए जाते हैं, मास मर्डर करवाए गए हैं, और 1-2 बार नहीं, बहुत बार कराए गए हैं। आज भी वही ट्रेंड चल रहा है। ये गौतम बुद्ध का राज्य, ये सम्राट अशोक का इलाका, ये मगध का इलाका, यह मगध की राजधानी वाला इलाका किस तरह के राजनीतिज्ञों के और किस तरह के लोगों के स्वार्थ की बलि पर चढ़ रहा है, बताऊंगा कभी। आगे चलते हैं। तो इनको सैल्यूट करने लायक है भागवत झा आजाद जी को, बिंदेश्वरी दुबे जी को। आगे चलते हैं। फिर ये मिश्र जी आते हैं और देखिए यही फिर अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। तो ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल 10.5 वर्ष रहा। 2 कायस्थ मुख्यमंत्री हुए हैं बिहार में, एक के बाद एक, और एक को हटाकर दूसरे आए हैं, एकदम एक दूसरे के विरोधी छवि वाले। ये कांग्रेस से रहे हैं कृष्ण बल्लभ सहाय, इनकी सरकार को गिराकर बने हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। कृष्ण बल्लभ सहाय जमींदारों के शत्रु माने जाते थे। इन्होंने श्री कृष्ण सिंह की सरकार में आजादी के पहले ही यहां जमींदारी उन्मूलन का कानून बना दिया था। यह रेवेन्यू फील्ड के बड़े जानकार थे, इसीलिए इनको जमींदार इनसे चिढ़ते थे, क्योंकि ये जमींदारी व्यवस्था हटाने के लिए कहते थे, और इसी की कीमत इनको चुकानी पड़ी है। बहुत सुधारवादी व्यक्ति थे, हैं तो कायस्थ जाति के, सवर्ण हैं,
और जमींदारी हटा रहे हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं क्षत्रिय समाज पर। क्षत्रिय समाज से सबसे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए थे श्री दीप नारायण सिंह जी। ये क्षत्रिय समाज के थे और एक अनुग्रह नारायण सिंह जी राजनीति में वहां थे, जो राजपूत गुट की राजनीति किया करते थे आजादी के तुरंत बाद से। लेकिन ये वहां से हट करके श्री कृष्ण सिंह जी जो भूमिहार समाज से थे, जो समतावादी राजनीति कर रहे थे, सब कांग्रेस के ही लोग हैं, उनके धड़े में थे और कभी भी ये जातिवादी गुट में शामिल नहीं हुए। यहां एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं कुछ दिनों के लिए। ये जो सतीश प्रसाद सिंह है कुशवाहा जाति के हैं, मैं इनकी भी चर्चा करूंगा। सरदार हरिहर सिंह जी, इनको सरदार की टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया था, जो पोटरी प्रथा के खिलाफ लड़े थे। पोटरी प्रथा वो प्रथा थी जिसमें रियाया जो है वो जमींदारों को ला करके लगान देती थी पोटली में बंद करके। तो लगान अगर थोड़ा भी कम देती थी तो उनकी मार पिटाई होती थी, कुटाई होती थी। तो दो राजपूत युवक थे, ये बात 1920 के आसपास की है, जो इस तरह के मार पिटाई का खुलकर विरोध कर रहे थे। एक हरिहर सिंह, एक रघुवंश सिंह, दोनों राजपूत समाज से थे, जो दोनों क्षत्रिय समाज से थे। और जब ये खबर गांधी जी को लगती है, गांधी जी बिहार गए हैं, तो वो इन दोनों लोगों को सरदार कहते हैं कि तुम तो सरदार हो। इसीलिए पूरे जीवन भर इन्होंने सरदार की टाइटल अपने नाम के आगे लगाई। तो सरदार हरिहर सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं 1969 में, और ये 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, 4.5 महीने के लिए। लेकिन कभी इन्होंने पोटरी प्रथा पर जमींदारों का विरोध किया था। इस समय जब ये सत्ता में हैं तो इन्होंने जमींदारों के संरक्षक गुट का भरपूर साथ लिया। और इस समय राजनीति चूंकि जाति में बंट गई थी, तो ये अपने जाति को साधने के लिए ऐसा कार्य कर रहे थे। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा, यह एक बात है, लेकिन जैसे हम लोग ठंड में कपड़े पहन लेते हैं और गर्मी में उतार देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बाहरी परिवेश प्रभावित करते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति जो सबको लेकर चलने वाला हो, अगर उसके जात को लेकर उस पर गालियां बकी जाएंगी, तो वो विरोध में या शांत कराने के लिए जो बोलेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं उसके मुंह से उसके जाति के पक्ष की बात निकल कर आएगी, तो लग जाएगा कि वो भी जातिवादी है। ये जो जाति और धर्म की राजनीति चलती है, वो इसी तरह से चलती है और सबको अपने आगोश में ले लेती है। अंत में सबको पक्षकार बनना ही पड़ता है। सरदार हरिहर सिंह जी इसके उदाहरण हैं। एक मुख्यमंत्री बने हैं श्री चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को हटा करके इनको बनाया गया था। न तो ये राजपूत गुट के थे, न ब्राह्मण गुट के थे, भले ये राजपूत जात के हैं, लेकिन इनको बनाया गया। ऐसे ही बिंदेश्वरी दुबे भी न तो मिश्र गुट के थे, न झा गुट के थे, न राजपूतों के गुट के थे, तो इनको बनाया गया। और बाद में इसीलिए इनको बनाया गया। एक साथ एक ही कार्यकाल में कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर इनके नाम के पीछे जो आजाद लिखा हुआ है, इसके पीछे भी एक बात है, बता दूं आपको कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय सूचना मिली थी कि दिल्ली से कलकत्ता एक रेल जा रही है जिसमें हथियार भरे हैं, जो क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने हैं। तो उस इलाके की जनता ने ट्रेन पर धावा बोल दिया और वहां पुलिस आती है, कार्रवाई होती है, तमाम लोगों को गोली लगती है। इनके भी जांघ में उस समय गोली लगती है। लोग इनको मरा समझकर छोड़ देते हैं और बाद में जब इनको होश आता है तो ये वहां से भाग जाते हैं, इनका इलाज होता है। वहीं से ये अपने नाम के पीछे आजाद लिखने लगे थे। 1942 की बात है। बाद में जब देश आजाद हुआ, टिकट की मांग के लिए लोग दिल्ली जाने लगे, तो इन्होंने जो अपना नाम लिखा था उसमें तो पूरा नाम लिखा था, लेकिन फिर जो एक दूसरा फॉर्म लिखा था उसमें केवल भागवत झा लिखा था। तो नेहरू जी ने पूछा कि तुम वही तो नहीं हो जो आजाद लिखा है? तो इन्होंने कहा जी हाँ वही है। तो नेहरू जी ने इनसे कहा कि कभी आजाद शब्द हटाना मत, इसको पूरे जिंदगी भर लिखना। बाद में ये बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं अपने वृद्धावस्था के आसपास। श्री सत्येंद्र नारायण सिंह भी राजपूत मुख्यमंत्री हैं, क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं ये, और इनका कार्यकाल बहुत छोटा है। इन्हीं के समय में भागलपुर के दंगे होते हैं, जिसको रोकने में अक्षम रहते हैं, और इस नाते से मुसलमानों के जो बड़े प्रिय थे जगन्नाथ मिश्रा जी, ये फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, सभी 36 मुख्यमंत्रियों को आपने देख लिया। महामाया प्रसाद सिन्हा जो विद्यार्थियों को अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे, कुर्ता फाड़ कर भाषण देते थे, कभी ये आईसीएस थे, आईसीएस 1929 में परीक्षा छोड़कर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने थे। इनके समय तक राजनीति में जातिवाद आने लगा था। छात्र कहीं कितना भी गलत करे, ये उसके साथ खड़े हो जाते थे। इन्हीं के चलते बाद में अब्दुल गफूर खान की सरकार गिरेगी। केदारनाथ पांडे को अपने सुधारवादी कदम पीछे लेने पड़ेंगे, जो नकल रोकने का उन्होंने प्रयास किया था। ये महामाया प्रसाद सिन्हा है। और ये महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार जो है वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार है। इस सरकार में जनसंघ भी शामिल है और लोहिया जी भी शामिल हैं। इसी सरकार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी मंत्री बन जाते हैं, जबकि वो सांसद थे। लोहिया जी का सख्त आदेश था कि कोई सांसद किसी राज्य में मंत्री नहीं बनेगा, नहीं तो इस्तीफा देगा तो दोबारा चुनाव करना पड़ेगा। तो बीपी मंडल जी पार्टी को तोड़ देते हैं, लोहिया की पार्टी को तोड़ देते हैं और यहां सीएम बन जाते हैं कुछ समय के लिए। महज 22 दिन के लिए बन पाए थे। तो ये सतीश प्रसाद सिंह जो है वो महामाया प्रसाद सिन्हा को हटा करके और बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जी हाँ, इन्हीं की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, जिसकी रिपोर्ट से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। ये वही बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी हैं। ये लोहिया के आदर्श को उस समय नहीं मानते हैं और पार्टी को तोड़ते हैं। लोहिया के द्वारा बनाई गई सरकार गिराते हैं, क्योंकि उस समय लोहिया जी केरल में गए थे और तब सूचना का संचार ऐसा नहीं था। और ये केवल 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। ये कुशवाहा समाज से आने वाले व्यक्ति हैं सतीश प्रसाद सिंह जी, और ये समाजवादी विचार के व्यक्ति थे। इन्होंने प्रेम विवाह किया था कलवार जात की लड़की से और इस नाते इनके घर वालों ने इनको बेदखल कर दिया था। लेकिन ये बहुत बड़े काश्तकार थे, 400 बीघे की जमीन वाले घर से थे ये। इसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, मैंने जैसा कि बताया, संसोपा को तोड़ करके अपनी पार्टी बनाते हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो लोहिया जी की पार्टी थी, उसको तोड़ करके सीएम बन जाते हैं। कुछ ही दिन रह पाते हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी यादव जात से हैं। तो यादव जात से अब तक बिहार में 4 मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले हैं दरोगा प्रसाद राय जी, दूसरे हैं बीपी मंडल जी, तीसरे हैं लालू प्रसाद यादव जी और चौथी हैं राबड़ी देवी जी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कोई मामूली परिवार से नहीं है। ये मुरहो एस्टेट के जमींदार परिवार से हैं बीपी मंडल जी। यानी अगर इनकी हम संपत्तिक हैसियत से देखें तो जात के आधार पर भले ही ये यादव समाज से हैं, लेकिन अगर हम जमींदार परिवार के हिसाब से देखें तो ये सामंती परिवार से हैं। खैर, इन्होंने इनके समय तक आते आते जात की राजनीति चूंकि शुरू हो गई थी, तो इनके बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं बताऊंगा। ये प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी मंडल की 7वीं संतान है। ये पहले मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए थे, परीक्षा पास किए थे और 1965 में इन्होंने पहले कांग्रेस को छोड़ा था। कांग्रेस को यहां पर कांग्रेस छोड़ दिया था इन्होंने जब इनका कार्यकाल चल रहा था, और तब ये लोहिया जी के साथ शामिल हो गए थे। बाद में 1968 में इस पार्टी को, यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को भी, जो लोहिया जी की पार्टी, उसको छोड़ते हैं। उनके निर्देशों का उल्लंघन करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस पर मैं बाद में कभी बहुत चर्चा करूंगा। और इसके बाद फिर भोला पासवान शास्त्री जी, ये शास्त्री एक डिग्री होती है, जात से ये पासवान है, पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। तो भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं इन पर जब दलित मुख्यमंत्रियों की चर्चा करूंगा तब करूंगा। इसके बाद आप आइए, पिछड़े वर्ग से अगले मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कर्पूरी ठाकुर जी। ये अति पिछड़े वर्ग से हैं, नाई समाज से हैं। और मैंने क्योंकि पिछड़े और अति पिछड़े को अलग किया है, तो इनका कुल कार्यकाल 2.5 वर्ष है, 2 बार में मिला करके। तो इस नाते इनको भी हम बाद में इनकी चर्चा करेंगे। अभी हम पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्रियों पर चल रहे हैं। पिछड़े वर्ग के फिर अगले मुख्यमंत्री आते हैं श्री लालू प्रसाद जी। ये 10 मार्च 1990 से लगातार रहे हैं 25 जुलाई 1997 तक। तो लगभग 7 साल यहां ये रहे हैं। फिर राबड़ी देवी जी रही हैं और फिर नीतीश कुमार जी लगातार मुख्यमंत्री हैं। ये तीनों ही मुख्यमंत्री जो 1990 से हैं, ये तीनों के तीनों ही पिछड़े वर्ग से हैं, जिनमें से लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी यादव समाज से हैं, जबकि
नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से हैं। इस बीच में कुछ महीनों के लिए, लगभग 8-9 महीनों के लिए जीतन राम मांझी जी जो दलित समाज से हैं को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब हम चलते हैं अति पिछड़े समाज के मुख्यमंत्रियों की तरफ। अति पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री में हम देखेंगे तो यहां श्री कर्पूरी ठाकुर जी ये मुख्यमंत्री बनते हैं 22 दिसंबर 1970 को और 2 जून 1971, यानी पहली बार 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। ये पहले गैर कांग्रेसी हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तक जितने मुख्यमंत्री थे, चाहे कांग्रेसी सरकार थी या गैर कांग्रेसी, लेकिन वे लोग कांग्रेस से ही आए थे। कर्पूरी ठाकुर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशलिस्ट पार्टियों से आगे बढ़े थे, कांग्रेस में वो कभी नहीं थे। तो ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। ये हज्जाम जात के थे। इनकी कुछ विशेषता है, जैसे इन्होंने हाई स्कूल में अंग्रेजी में फेल होने पर भी बच्चों को पास करने की बात की। आप सोचिए दोस्तों, बाद में इसका नुकसान चुकाना पड़ा है उस पीढ़ी को। हम लोग अंग्रेजी कमजोर होने की कीमत चुकाए। अभी अलग बात है कि बहुत सारे लोग हाई स्कूल जो नहीं पास हुए होते वो हो गए होंगे और हो करके नौकरी पा गए होंगे। तो कर्पूरी ठाकुर जी नाई समाज से हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन इनकी सरकार जनसंघ के समर्थन से थी। महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार, इनकी सरकार सबकी जनसंघ के समर्थन से थी। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने बिहार में बना था एक मुंगेरी लाल पिछड़ा वर्ग आयोग, जो दरोगा प्रसाद राय जी ने बनवाया था। इनके ठीक पहले थे वो, ये देखिए मैंने बताया था आपको, इन्होंने बनवाया था मुंगेरी लाल पिछड़ा वर्ग आयोग। मुंगेरी लाल खुद दलित समाज से थे, लेकिन उनके नेतृत्व में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनवाया था। इस कार्यकाल में नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने इस कार्यकाल में उस रिपोर्ट को लागू करके बिहार में ओबीसी को पहली बार 20% आरक्षण दिया था। तब ओबीसी और ईबीसी अलग नहीं था, एक में था, जिसको नीतीश कुमार जी ने बाद में बांट करके ओबीसी और ईबीसी किया, है ना, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। तो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी कई काम किए हैं, जैसे चौथे वर्ग के लिए लिफ्ट में आने जाने का प्रवेश दिला देना। इनका दोनों कार्यकाल मिला करके 2.5 वर्ष होता है, इसलिए हम अति पिछड़े समाज को 2.5 वर्ष का कार्यकाल यहां दे रहे हैं। अब हम आते हैं आखिरी वर्ग पर, दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री। दलित समाज से सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं श्री भोला पासवान शास्त्री जी। ध्यान दीजिएगा कि ये पिछड़े वर्ग से अगर हैं तो उसके बाद दलित समाज से। भोला पासवान शास्त्री जी गैर कांग्रेसी सरकार से बनते हैं। देखिए, ये सभी गैर कांग्रेसी सरकार है गैर कांग्रेसी। ये नेता सारे के सारे कांग्रेस से आए हैं। पहली गैर कांग्रेसी सरकार श्री महामाया प्रसाद सिन्हा की, इसी से टूट करके ये बनती है, इनसे टूट कर ये बनते हैं, इनसे टूट कर ये बनते हैं। कहीं कांग्रेस समर्थन में है, कहीं जनसंघ समर्थन में है, कहीं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी समर्थन में है। बस यही होता है घूम फिर करके। फिर ये कुछ दिनों के बाद फिर से इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। भोला पासवान शास्त्री जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, पासवान समाज से हैं। ये अत्यंत साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनके घर में कुछ नहीं मिलता है जिससे कि इनका कुछ अंतिम संस्कार भी किया जाए। इस स्तर के नेता थे लोग। कर्पूरी ठाकुर जी भी ऐसे ही नेता थे। और जैसा कि मैंने बताया कि भागवत झा आजाद जी भी ऐसे ही नेता थे। तो पहले दलित नेता हैं भोला पासवान शास्त्री जी, इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। दूसरे दलित मुख्यमंत्री हैं श्री राम सुंदर दास जी। फिर देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी बने यहां तो राम सुंदर दास जी, यानी अति पिछड़ा के बाद दलित, ये एक दूसरे की टसल में बन रहे हैं। जब राजनीति देखेंगे तो ये टसल में ऐसा हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद दलित, अति पिछड़ा के बाद दलित, तब तो इनको पिछड़ा मानेंगे, और फिर यहां अति पिछड़ा के बाद दलित। तो ये सब राजनीतिक जुगाड़ खेल चलता है। और अब तक में जो आखिरी में बने हैं दलित समाज से, वो हैं जीतन राम मांझी जी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हर जाति में हर तरह के नेता हैं। बाद में आप देखते हैं लालू प्रसाद यादव जी बने हैं और कांग्रेस का समर्थन उनको लगातार मिला हुआ है। आज भी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ है, जबकि कांग्रेस को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है और सवर्णों के खिलाफ राजनीति की है लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, जरा उस पर चर्चा करते हैं। यह बहुत मजेदार घटना है। लालू प्रसाद यादव जी के ठीक पहले यह देखिए, एक दलित मुख्यमंत्री रहे हैं राम सुंदर दास जी। यहां पर 1980 में रहे। राम सुंदर दास जी भी समाजवादी विचारधारा से हैं और लालू प्रसाद यादव जी भी।
बीपी सिंह चाहते थे कि 1990 में जो मार्च में चुनाव का परिणाम आया था बिहार का, उसमें वो चाहते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि रामसुंदर दास जी को सीएम बनाया जाए। नीतीश कुमार जी ने ओबीसी सीएम बनाने की लामबंदी की थी, देवीलाल जी जनता दल के नेता के तौर पर। ये तीन लोग चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, बिहार में विधानसभा विधायकों को अपना नेता चुनने के लिए पूरी छूट दी थी जनता दल ने। वोट हुए थे, रामसुंदर दास जी को मिले थे 56 वोट, लालू प्रसाद यादव जी को मिले 59 वोट, महज 3 वोट अधिक मिले। और एक थे रघुनाथ झा जी, उनको मिले थे 12 वोट। जनता दल के विधायकों ने इस तरह से वोट किया था, और ऐसा वोट करने पर रामसुंदर दास जी से महज 3 वोट से जीतने वाले लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। और बाद में तो फिर इनका सिक्का ही चल लेता है, लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो अगर हम छोटी छोटी घटनाओं को देखें तो बहुत बार ऐसा दिखेगा कि किसी एक ब्राह्मण को दूसरा ब्राह्मण हटा रहा है, तो एक राजपूत को दूसरा राजपूत हटा रहा है, तो एक दलित को एक यादव हटा रहा है, तो एक यादव को एक कुर्मी हटा रहा है। मैं कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहा हूं कि दोस्तों, ये नेता हैं, या हम आप भी जब नेता बनते हैं, सत्ता में बैठना होता है, तो समीकरण साधते हैं। तो दोस्तों, आज रही ये चर्चा, आपने देख लिया कि अगर आप जात के हिसाब से देखें तो बिहार राज्य में सर्वाधिक समय तक पिछड़े, दलित, अति पिछड़े और मुसलमान मुख्यमंत्री रहे हैं। आजकल बहुजन की राजनीति चल रही है ना, उस पर मैं बोल रहा हूं। और अगर हिंदू मुस्लिम की बात करूं तो सारे तो हिंदू मुख्यमंत्री ही रहे हैं। यही दो तरह की राजनीति आज चल रही है। फिर अगर बिहार गर्त में गया है तो दोषी किसको माना जाए, जिम्मेदारी किस पर थोपी जाए? सारे के सारे लोग तो हिंदू थे, तो हिंदुत्व वाले बताएं कि बिहार क्यों गड्ढे में है। और बहुजन ज़्यादा समय तक हैं, लगभग 45 साल तक बहुजन समाज के लोग हैं किसी न किसी रूप में, तो ये लोग भी बता दें। कुल मिलाकर मैं जनता से बता रहा हूं कि नेताओं के चरित्र को देखिए, मुद्दों को देखिए, उनकी जातियों को देखना कम करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि ब्राह्मण परिवार से मजदूरी करके आया था बिंदेश्वरी प्रसाद, वो सीएम बना। नाई परिवार से हज्जाम का काम करके आया था कर्पूरी ठाकुर, वो सीएम बना। तो जमींदार परिवार से बीपी मंडल यादव जात के आए थे और वो भी मुख्यमंत्री बने। ऐसा नहीं है कि नीचे के समाज में जमींदारियां या अमीर लोग नहीं थे, दिखाई दे रहा है इतिहास खोजने पर। तो आप किसी को भी उसके जात धर्म की बजाय उसके व्यक्तित्व से आंकिए देखिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।